Very good morning, my dear students. Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 14th, फ्रिक्शन। बच्चों, फ्रिक्शन वर्ड के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, इवन कि आप यूज़ भी करते होगे अपने बहुत बार कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है? बच्चों, फ्रिक्शन का मीनिंग जानने के लिए हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Consider a block of wood placed on a wooden table such that the weight of the block acting vertically downward is equal to the reaction of the table or reacting vertically upward। बच्चों, हम एक ब्लॉक ऑफ वुड लेंगे, यानी कि वुड का बड़ा सा पीस लेंगे, ठीक है। उसे हम एक टेबल पे रखेंगे और जो वुड हमने लेनी है उसका वेट इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा सा टुकड़ा लिया, इतना सा टुकड़ा लिया और इतने बड़े टेबल पे रख दिया। वो टुकड़ा इतना वेट होना चाहिए उसका कि जो उसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है वो टेबल के जो इक्वल होना चाहिए। उसका जो टेबल का रिएक्शन हो वो उसके वर्टिकली जो उसका डाउनवर्ड वेट है उसके इक्वल हो, यानी कि एक बड़ा सा ब्लॉक लेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेबल इतना बड़ा ले लिया और उसके ऊपर इतना छोटा सा वुड का ब्लॉक रख दिया, वो तो बिल्कुल ईजिली मूव कर जाएगा। हमें एक बड़ा सा, इतना बड़ा जो है ब्लॉक का पीस लेना है, ठीक है। नाउ इफ द ब्लॉक इज अटैच टू अ स्प्रिंग बैलेंस इज पुल टूवर्ड्स द राइट जेंटली। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ ब्लॉक, इसे जो है राइट की तरफ खींचते हैं और इसे जो है हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो आप स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे, अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो इस स्केल की रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि वो मूव कर गया और कितना मूव करा, ठीक है। यानी कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो है हमें ये मेजर करने में हेल्प करेगा कि कितनी फोर्स जो है इस पे लग रही है इस ब्लॉक को खींचने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आराम से पकड़ेंगे और इस ब्लॉक को खींचेंगे, ठीक है, बिल्कुल जेंटली आराम से। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो ब्लॉक है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। लेकिन जब हम अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसे खींचने के लिए, उसे अगर ग्रेजुअली इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा फोर्स के साथ खींचते हैं, तो जो ब्लॉक है वो स्लाइटली मूव करेगा, ठीक है, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमने ब्लॉक को बिल्कुल जेंटली खींचा तो वो मूव क्यों नहीं करा, और जब हमने थोड़ी अप्लाइड जो फोर्स है उसे इंक्रीज करा तो ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर गया। ऐसा क्यों? तो बच्चों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इनिशियली जो है फोर्स लग रही थी वो इक्वल एंड अपोजिट थी, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, यानी कि जितनी फोर्स से जो ब्लॉक रखा हुआ था और जो टेबल है फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा था ब्लॉक को रोकने के लिए, जो टेबल अपनी फोर्स लगा रहा था वो इक्वल एंड अपोजिट थी, जिस वजह से जो हमने जेंटली जो है उसे जब खींचा तो वो मूव नहीं करा। और ये जो फोर्स थी, दिस फोर्स विच रेसिस्ट मोशन, वो फोर्स जिसकी वजह से मोशन रुक गई, उसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? जो टेबल और जो वुडन ब्लॉक हमने ली थी उनके बीच में वो फोर्स जिसकी वजह से वुडन ब्लॉक की मोशन रेसिस्ट करी, यानी कि रुकी, उसी को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? An opposing force called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another is called friction। यानी कि जब सिंपल है, सपोज करिए आप अपनी दो हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में जो है रब कर रहे हो और आपको फील होगा कि आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ रही है, क्योंकि नीचे से जो है अपोजिंग फोर्स लग रही है। अपोजिंग फोर्स यानी कि दोनों हाथों की रगड़ जो है इतनी स्मूथली नहीं हो रही है, उस पर जो है एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जो उनकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है।
यही जो अपोजिंग फोर्स, जब दो बॉडीज, टू सरफेसेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और वो मूव करने की कोशिश कर रही हैं और उन पे जो अपोजिंग फोर्स लग रही है, यानी कि उनकी मूवमेंट को जो फोर्स रोक रही है, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। आया ना आपको समझ में? क्लियर? नाउ हाउ इज फ्रिक्शन कॉज्ड? अब जो फ्रिक्शन है बच्चों, वो कॉज कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। However smooth the two surfaces may be, on observing them under a microscope you will see that they have irregularities on their surfaces। बच्चों, चाहे हमें नेक्ड आइज में दो चीज़ों को हम देखें, हमें देखने में ऐसे लगेगा कि ये दोनों स्मूथ हैं, बिल्कुल भी रफ स्पेस नहीं है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी, ठीक है, यानी कि कुछ ओबड़ खाबड़ दिखेगी, यानी कि वो बिल्कुल सीधी नहीं होंगी। इरेगुलरिटीज़ यानी कि जो सरफेस है वो कुछ जगह से रेज्ड होगी, कुछ पॉइंट से जो है वो डिप्रेस्ड होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जगह से सरफेस ऊपर को है, कुछ जगह से नीचे को है, डिप्रेस्ड है, ठीक है। इस तरह की कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी हमें ऑब्जेक्ट में जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। लेकिन अगर हम उसे नेक्ड आइज में देखते हैं ना, हो सकता है हमें बिल्कुल स्मूथ दिखे, बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होती है। Thus, when two bodies are placed upon one another, the irregularities of the surface of body interlock। तो अब दो बॉडीज ली हैं, दोनों में इरेगुलरिटीज़ होंगी, तो जब हम उन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो उनकी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके जो डिप्रेशन है या जहाँ से वो रेज्ड है, तो वो उन दोनों बॉडीज़ की वो इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक्ड हो जाएंगी। देखिए, ये सरफेस ए की इरेगुलरिटीज़ है नीचे, ऊपर सरफेस बी की इरेगुलरिटीज़ हैं। जब हमने इन दोनों सरफेसेस को रगड़ने की कोशिश की तो इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉक्ड हो गई, ठीक है। When a force is applied on one body to slide it upon another body, its interlocked irregularities oppose the applied force, which appears to us in the form of friction। तो इसीलिए जब हम इस पे इन बॉडीज़ पे फोर्स लगाएंगे, इन्हें मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज़ हैं वो उस फोर्स को अपोज करेंगी, ठीक है, यानी कि वो हम उन्हें मूव कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इरेगुलरिटीज़ उस फोर्स को अपोज करेंगी, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो इनिशियली मूव नहीं करेगी। और ये जो अपोजिंग फोर्स होती है यही होती है फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आया? इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। और इसीलिए हमें एक सफिशेंट अमाउंट में फोर्स अप्लाइड करनी पड़ेगी ताकि वो बॉडी जो है वो मूव कर सके बिफोर वन बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग अपॉन अनदर बॉडी। Thus, to sum up, more the irregularities on the two surfaces that in contact, that is the rougher are the surfaces in contact, more is the force of friction। It means जितनी ज़्यादा जो सरफेसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? अपोजिंग फोर्स called into play when two surfaces in contact with each other try to move relative to one another। यानी कि जब दो बॉडीज़ को हम मूव कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें जो नीचे से अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, किसकी वजह से? क्योंकि वो जो दो बॉडीज़ हमने ली हैं उनकी इरेगुलरिटीज़ जो है इंटरलॉक्ड हो जाती हैं और वो इरेगुलरिटीज़ हम जो अप्लाइड फोर्स यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे अपोज करने की कोशिश करते हैं, वही अपोजिंग फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन। और दो सरफेसेस के ऊपर जितनी इरेगुलरिटीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। समझ में आया? यानी कि उतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगी टू बॉडीज़ की मूवमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है और यूज़फुल है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। सपोज कर लीजिए अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो और अगर हम चलें तो हम तो स्लाइड ही करते रहेंगे, यानी कि हम रुक ही नहीं पाएंगे। अगर हम रुक ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? यानी कि हम जैसे नॉर्मल वॉक करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है ऐसे स्लाइड ही करते रहेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस
किस किस तरीके की फ्रिक्शन होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।